Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying structure of cell. In the previous lecture we have studied plasma membrane and cell wall. In this lecture we will study cell structure and other organelles of cell. Now start the lecture and understand what is cell. See, the body of every living organism is made up of smallest unit, and this smallest unit is known as cell. Cell is the basic structural and functional unit of living organism. Cells usually have ability to reproduce. Also, all the biological activities of living organism takes place, right? All the biological activities of living organism take place within the cells. और साइंस की जिस ब्रांच में सेल का अध्ययन किया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है, राइट? अब हमने सेल स्ट्रक्चर को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने बताया था कि देखिए द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट नोन एज सेल, and cell are made up of different components known as cell organelles, राइट? तो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है और सेल भी डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ईच सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि एवरी सेल ऑर्गेनेल्स इज अ लिविंग स्ट्रक्चर। तो एवरी जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है। देयरफॉर सेल ऑर्गेनेल इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो सेल स्ट्रक्चर है उसको मेनली हम तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। अब एग्जाम में इफ 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है देन यू डोंट नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम, but if 11 marker question is asked in the examination then you must draw a diagram of cell, right? तो हम यहाँ पर सेल का डायग्राम को ड्रॉ करते हैं ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि जो सेल होती है, सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, राइट? और ये जो सेल है तो सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और इस सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, किसमें? एनिमल सेल में, ध्यान रखना, राइट? एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है उसको ही क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, राइट? सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल विच इज मेड ऑफ और कंपोज्ड ऑफ lipid as well as protein is known as plasma membrane। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? This plasma membrane is selective permeable membrane, right? Therefore this plasma membrane, right? This plasma membrane permits some molecules to enter the cell हो जाएगा, और साथ ही साथ इस जो सेल है इससे बाहर जाने के लिए क्या करती है? परमिट करती है, राइट? तो पहली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब दूसरी चीज हमने यहां पर समझा था कि सेल वॉल, जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल में इसी के ऊपर, राइट, इस तरीके से जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल में सेल के चारों ओर आउटर मोस्ट लेयर पाई जाती है और इसी लेयर को ही क्या कहा जाता है? इसी लेयर को कहा जाता है सेल वॉल, राइट? तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगी? यहां पर सेल वॉल हो जाएगी, राइट? तो ये क्या हो जाएगी? सेल वॉल हो जाएगी। तो दूसरा जो यहां पर इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो है ये क्या हो जाएगी? सेल वॉल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? दूसरी सेल वॉल। तो ध्यान रखें आप
देखिए जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो कि लिपिड एवं प्रोटीन की बनी हुई होती है उसको ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल के अंदर एवं सेल के बाहर जाने वाले पदार्थों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, राइट। अर्थात यह कुछ मटेरियल को कोशिका से बाहर जाने देती है और कुछ मटेरियल को ही कोशिका के अंदर जाने देती है, राइट। इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन कहा जाता है। और एनिमल सेल में यह एनिमल सेल की शेप को भी क्या करती है, शेप को भी क्या करती है, मेंटेन करती है, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में, राइट, प्लांट सेल में द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुलना में क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। और यह भी जो भी, राइट, ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल भी क्या करती है, दिस सेल वॉल सेपरेट्स, right, this cell wall separates the interior components of the cell with the exterior environment। तो एक तो ये इंटीरियर मटेरियल को एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है, साथ ही साथ सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और प्लांट सेल को जो है मैकेनिकल हेल्प भी प्रदान करती है, राइट। अब ये हो जाएगा हमारा पहला, राइट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। उसके बाद में ये जो सेल होती है, तो सेल के बिल्कुल सेल में एक गोल या स्फेरिकल, राइट, देयर इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, देयर इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन द सेल, और इसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, राइट, न्यूक्लियस हो जाएगा। अब इस न्यूक्लियस, राइट, जो जेली लाइक, देखिए द जेली लाइक सब्सटेंसेस विच इज फाउंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही डिफरेंट जो है सेल ऑर्गेन्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये जो है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो जो येलो कलर से मैंने बताया है ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और इसी साइटोप्लाज्म में फिर कई जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अवस्थित होते हैं, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल होती है, राइट। तो डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर एक क्या पाई जाती है, इस तरीके से। तो इसी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर एक और जो है लेयर पाई जाती है, और उसी लेयर को क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगी। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है पॉइंट साइज जो है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और इसी पॉइंट साइज स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है, राइट। तो ये जो है ट्यूबल्स, चलिए तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसको क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या करती है, डेवलप करती है, ताकि जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स है विभिन्न पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने में ये क्या करती है, हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, राइट। साथ ही साथ इसी में यहाँ पर इस तरीके से जो है संरचनाएं पाई जाती हैं, और इन संरचनाओं को ही क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो द मेन ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, राइट। तो ये यहाँ पर
अगला जो ऑर्गेनेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह रेस्पिरेटरी साइट होती है, यहीं पर फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन होता है, यहीं पर एनर्जी रिलीज होती है, राइट। इसीलिए इसको कोशिका का या सेल का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, राइट। फिर अगर हम देखें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो पॉइंट साइज्ड क्या होती हैं, पॉइंट साइज्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको ही क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर राइबोसोम हो जाएंगे। 1 मिनट। चलिए, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइबोसोम हो जाएंगे, राइट, राइबोसोम्स हो जाएंगे। तो ये पॉइंट साइज्ड जो है राइबोसोम्स होते हैं, राइट, इनको पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ इसी में बीच में यहाँ पर एक जो है बैग पाया जाता है और इसी बैग में कई एंजाइम्स होते हैं और इसको ही क्या कहा जाता है, लाइसोजाइम कहा जाता है। तो जो लाइसोजाइम्स होते हैं उनमें कई एंजाइम्स होते हैं जो कि कोशिका के वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम्स हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें ही क्या पाए जाते हैं, गोल्जी एपार्टस पाए जाते हैं, राइट। जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गोल्जी एपार्टस हो जाएगा। और ये जो गोल्जी एपार्टस होता है, राइट, ये एक तरीके से ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द क्या होता है, सेल होता है, जो कि फूड पार्टिकल्स की पैकेजिंग करता है और उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, रोल प्ले करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या इतना डिफिकल्ट जो डायग्राम है वो बनाना जरूरी है, राइट। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है, राइट, मैटर करता है कि आपने जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके नाम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। यहाँ पर आपके डायग्राम कितना खूबसूरत है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने सही जगह जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं या सेल ऑर्गेनेल्स के नाम को बताया कि नहीं बताया। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, गोल्जी एपार्टस हो जाएगा, राइट। और जो सेल होती है, सेल के यहाँ पर एक तरीके से एक संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है। और ये जो सेंट्रोसोम होता है, जो सेंट्रोसोम होता है ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर यहाँ पर इसी तरीके से छोटी छोटी संरचनाएं भी पाई जाती हैं जिनको क्या कहा जाता है, व्यूक्यूल कहा जाता है, व्यूक्यूल कहा जाता है। तो ये यहाँ पर 11वें नंबर पर क्या हो जाएगा, व्यूक्यूल हो जाएगा। फिर बारीक बारीक इस तरीके से जो है, इस तरीके से ट्यूबल्स पाई जाती हैं, ये इस तरीके से ट्यूबल्स पाई जाती हैं और इन्हीं ट्यूबल्स को क्या कहा जाता है, माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। तो ये 12 नंबर पर क्या हो जाएगा, माइक्रो बॉडीज हो जाएगा। देखिए बायोलॉजी बहुत इजी है अगर आप टाइम एंड अगेन क्या करते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, इस डायग्राम को ये पूरा कर लेते हैं। चलिए, अब ये जो सेंटर होता है, सेंटर के बीच में ही एक, राइट, विदाउट लेयर की गोल जो है संरचना होती है और उसी गोल संरचना को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर न्यूक्लियोलस हो जाएगी, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये न्यूक्लियोलस हो जाएगी, राइट। साथ ही साथ ये जो हाँ, अब देखिए जो पूरा का पूरा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में भी डबल लेयर्ड क्या पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है जेनेटिक मटेरियल को साइटोप्लाज्म से क्या करती है, अलग करती है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी, राइट। साथ ही साथ इसमें जो भी लिक्विड पाया जाता है उसी लिक्विड को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। और यही क्रोमेटिन आगे जाकर किस में परिवर्तित हो जाता है, ये जो पूरा का पूरा जो
यहाँ पर इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये क्रोमेटिन जो है फिर आगे जाकर क्रोमोसोम में, राइट, तो ये क्रोमेटिन पाया जाता है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा डायग्राम होता है। अब एक चीज और मैं बता दूं, राइट, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। अच्छा, प्लांट सेल है तो इसमें हमको प्लास्टिड भी बताना पड़ेगा, तो प्लास्टिड भी बता देता हूं मैं आपको। ये इस तरीके से दो जो है बैग पाए जाते हैं, उनको भी क्या कहा जाता है, प्लास्टिड कहा जाता है, राइट। तो अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो बस एक चीज हमको ध्यान रखनी है, अगर इसमें से हम ये वाला जो डायग्राम है ये हटा देते हैं, किसको, अगर हम सेल वाल को रिमूव कर दें और प्लास्टिड को हटा दें तो यही डायग्राम किसका होता है, एनिमल सेल का होता है। इसलिए यू नीड टू रिमेंबर देयर इज ओनली वन डायग्राम। और डायग्राम में भी खूबसूरती को ध्यान नहीं रखना है, केवल और केवल हमको इतना पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस के चारों ओर है, कौन सा ऑर्गेनेल्स कहाँ। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए, जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है उसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि कोशिका के अंदर एवं बाहर जाने वाले मटेरियल को कंट्रोल करती है, राइट। प्लांट सेल में इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर एक थिक जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो द आउटर मोस्ट थिक लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज सेल वाल। और सेल वाल क्या करती है, सेल वाल सेपरेट्स द इंटीरियर मटेरियल ऑफ द सेल टू द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। और ये भी जो सेल है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। फिर ये जो सेल है इसके बीचों बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है, राइट। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म में कई ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो पॉइंट साइज स्ट्रक्चर होते हैं उसको ही राइबोसोम कहा जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि सेल का रेस्पिरेटरी साइट होती है, साथ ही साथ यहीं पर जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर। फिर गोल्जी एपार्टस होता है, गोल्जी एपार्टस जो है जिसको ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये जो फूड पार्टिकल्स हैं उनकी पैकेजिंग करना, उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर। लाइवोसोम होते हैं, राइट। सो देयर इज अ बैग, राइट, देयर इज अ बैग एंड देयर आर 24 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन दिस बैग्स, जो कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। कभी कभी ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, देयरफॉर जो लाइसोसोम है उसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में प्लास्टिड है, तो ये जो है प्लांट सेल में प्लास्टिड भी पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स में विभिन्न डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में भी जो है क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ व्हिक्यूल होती है, जो कि प्लांट सेल में इसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू एनिमल सेल। फिर सेंट्रोसोम होता है जो कि सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइक्रो बॉडीज होती हैं जो कि सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट। फिर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि एक तरीके से साइटोप्लाज्म को जेनेटिक मटेरियल से सेपरेट करती है। फिर इसी में जो है विदाउट लेयर एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस एवं आरएनए सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें जो लिक्विड पाया जाता है, थ्रेड लाइक लिक्विड पाया जाता है, उसको क्रोमेटिड कहते हैं, जो कि आगे जाकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, राइट, जिसमें से इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल। अब जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स हैं, राइट, उनको हमको समझना है। वी हैव टू प्रिपेयर एवरी सॉइल, we have to prepare every cell organelles for 5 मार्कर। अब 5 मार्कर में हमको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज
उसका स्ट्रक्चर क्या है सेल ऑर्गेनेल्स का। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसका फंक्शन क्या है, राइट। जैसे राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, लाइसोसोम का फंक्शन है कोशिका के जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करना या क्लीन अप द सेल, राइट। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गेनल के आपको जो है फंक्शंस पता होनी चाहिए। तीसरी चीज उनको किसने जो है डिस्कवर किया है। तो दीज 3-4 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर और हमारा ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसको समझने से पहले हम यहाँ पर साइटोप्लाज्म को समझते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, राइट। साइटोप्लाज्म, राइट, साइटोप्लाज्म आर जेली लाइक सब्सटेंसेस फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, राइट। मैंने आपको अभी बताया था। तो साइटोप्लाज्म आर जेली लाइक सब्सटेंसेस फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म आर मेनली composed of water, organic and inorganic compounds, राइट। इसी साइटोप्लाज्म में ही एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, राइट, या एम्बेडेड होते हैं, राइट। एंड दीज सेल ऑर्गेनल्स कंटेन एंजाइम्स, राइट। तो साइटोप्लाज्म में ही जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं और ये ऑर्गेनल्स जो हैं एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, राइट। और इन्हीं एंजाइम के माध्यम से ही सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, परफॉर्म होती है। साथ ही साथ ये जो साइटोप्लाज्म है, राइट, दिस प्रोवाइड साइट फॉर द मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद इन अ सेल, राइट। अब जो साइटोप्लाज्म है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला पहला सेल ऑर्गेनेल हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस कैनल्स फिल्ड विथ फ्लूइड, राइट। और ये पाया जाता है कहाँ पर, जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर, राइट। तो ये इस तरीके से चारों ओर फ्लड से भरी हुई कैनल के समान क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिनसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को वो स्ट्रक्चर को समझ लिया है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस कैनल्स फिल्ड विथ फ्लड। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है यह सेल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या करती है, डेवलप करती है, ताकि जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस कैनल्स फिल्ड विथ फ्लूइड। और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इवॉल्व करती है ताकि जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है वो थ्रू आउट द सेल क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्स्ट हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उनको ही क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, राइट। सो the endoplasmic reticulum which do not have ribosomes on their surface are known as, right, sorry यहां पर आएगा have, my mistake, right. The endoplasmic reticulum which have ribosomes on their surface they are known as rough endoplasmic reticulum. और जो rough endoplasmic reticulum है these are composed of cisterine, right, tubules and vesicles, right. तो vesicles which are found throughout the cell and are involved in protein manufacturing. तो जो rough endoplasmic reticulum है ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। सेकेंड क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डू नॉट हैव, ये शायद डेफिनेशन में थोड़ा चेंज है, आप सुधार लें, राइट। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डू नॉट हैव राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, उनको ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, राइट। ये स्टोरेज ऑर्गेनल्स होते हैं,
right? So these are storage organelles associated with the production of lipids, steroids, right, steroids, right, and responsible for deoxifying cell. तो यहाँ पर एक तो अंतर ये याद रखना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ का मतलब क्या हुआ, अगर राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और जिसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, राइट, वो स्टोरेज ऑर्गेनेल होता है। साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफाइंग सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम यहाँ पर जो है मेन फंक्शंस ऑफ क्या समझते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझते हैं। ये भी अपने आप में 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो मेन फंक्शंस ऑफ ER, first is the ER forms intracellular transport system, right? तो जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ER के द्वारा जो है फॉर्म किया जाता है। सेकेंड, when there is a cell division, तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, राइट, वो किसके द्वारा फॉर्म होती है, ER के द्वारा। तो जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है या इट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तीसरा, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। फोर्थ कार्य क्या होता है कि द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्टिसिपेट्स इन फैट एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो जाएगा, राइट। जो रफ ER होती है, रफ ER जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो फैट एवं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफाइंग जो सेल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। साथ ही साथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स द पैसेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, राइट। तो ये या इसके माध्यम से जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है उसके लिए पैसेज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम क्या होता है, तो देखिए राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल्स दैट प्रोड्यूस प्रोटीन्स from a amino acid during a process called protein synthesis or protein translation, right? तो जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। सो अ राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल्स दैट प्रोड्यूस प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोसेस जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है या ट्रांसलेशन कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो राइबोसोम है, राइट, राइबोसोम आर पॉइंट साइज्ड स्ट्रक्चर्स, राइट, which are present on the surface of endoplasmic reticulum, राइट। तो ये ER के सरफेस पर पाए जाते हैं जो कि साइज में बहुत ही छोटे होते हैं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर होते हैं, राइट, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चूंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, देयरफॉर राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। जो राइबोसोम्स हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में ही पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देयरफॉर, राइट, एवरी लिविंग सेल रिक्वायर्स राइबोसोम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, राइट। ये जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, राइट, 17S टाइप एंड 18S टाइप। इनमें से अगर हम देखें तो जो 17S टाइप राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, वहीं जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें बोथ 70S टाइप और 80S टाइप दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, राइट। The ribosomes were discovered by Palade in 1955.
देयरफॉर दीज आर आल्सो नोन एज पेलेड पार्टिकल्स, राइट। तो हो सकता है एग्जाम में 3 मार्कर में पेलेड पार्टिकल्स का क्वेश्चन पूछा जाए। तो पेलेड पार्टिकल्स राइबोसोम्स को ही कहा जाता है, क्योंकि इनका जो डिस्कवर था वो पेलेड नहीं किया था। अब राइबोसोम के जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, एक तो हमने अभी समझा था, राइट। राइबोसोम असेंबल्स अमीनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन्स, राइट, और दैट आर एसेंशियल कैरी आउट द सेलुलर फंक्शन। तो सेलुलर फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए ये अमीनो एसिड को प्रोटीन या अमीनो एसिड से प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। ये पहला कार्य हो जाएगा। दूसरा, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये इनका क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, राइट, विच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग सेल्स एंड इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो 2 चीजें याद रखनी है, प्रोटीन का सिंथेसिस इनके द्वारा किया जाता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट अवेलेबल कराते हैं। देयरफॉर राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, पेलेड पार्टिकल्स, राइट, ये इनके निकनेम हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर गोल्जी अपार्टस, राइट। सबसे पहले तो इनको गोल्जी अपार्टस क्यों कहा जाता है, राइट। दिस सेल ऑर्गेनेल वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। देयरफॉर दिस सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज गोल्जी अपार्टस। तो जो गोल्जी वर्ड है वो साइंटिस्ट के नाम पर है, क्योंकि उन्होंने ही क्या की थी, डिस्कवरी की थी। Golgi apparatus is a membrane-bound organelle which is mainly composed of a series of flattened second pouches called cisternae। तो ये cisternae से मिलकर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। Golgi apparatus is a membrane-bound organelle which is mainly composed of a series of flattened, right, स्टैकेंड पाउचेस कॉल्ड, जिनको क्या कहा जाता है, सिस्टरनी कहा जाता है। और ये जो गोल्जी अपार्टस है इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो गोल्जी अपार्टस है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। गोल्जी अपार्टस जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, जो कि किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सिस्टरनी से मिलकर बने हुए होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं और इनका जो नाम है वो कैमिलो गोल्जी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने ही इनको डिस्कवर किया था। अब जो गोल्जी अपार्टस होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी अपार्टस जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग क्या हो जाएगा, प्रोटीन एंड क्या हो जाएगा, लिपिड्स हो जाएगा टू टारगेटेड डेफिनेशंस। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी अपार्टस इज ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग, पैकेजिंग प्रोटीन, लिपिड्स एंड अदर फूड पार्टिकल्स टू टारगेट डेस्टिनेशंस, राइट। और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा कि these are the main organelles of the cell which are also help in the formation of lysozyme। तो एक तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही साथ लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के सीक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, उनको भी ये फॉर्म करते हैं। एज वेल एज द गोल्जी अपार्टस फॉर्म द सेल वॉल बाय सेक्रेशन। तो ये एक तो सेक्रेटरी सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं और सेक्रेशन से ही सेल वॉल को भी क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ गोल्जी अपार्टस synthesize large molecules of carbohydrates, right, and they form upper part of the sperm, right, जिसको क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है ड्यूरिंग स्पर्मेंटोजेनेसिस। तो स्पर्मेंटोजेनेसिस से ही स्पर्म का निर्माण होता है और स्पर्म का जो अपर पार्ट होता है वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, गोल्जी अपार्टस के द्वारा ही फॉर्म किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाइसोजाइम हो जाएगा। लाइसोजाइम क्या होता है, अ टाइनी सर्कुलर शेप्ड सिंगल
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को ही क्या कहा जाता है, लाइसोजाइम कहा जाता है, जो कि कई एंजाइम से फिल्ड होता है और अप्रोक्सीमेटली 24 टाइप्स के जो है एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। सो अ टाइनी सर्कुलर शेप्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स filled with digestive enzyme is known as lysozyme। इनका कार्य क्या होता है, राइट? इनका कार्य ये है कि एक तो ये डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ सेल में जो भी वेस्टेजेस होते हैं या जो भी डाइजेस्ट डेड एंड डैमेज्ड सेल होती हैं उनको ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं या रिमूव करते हैं। कभी कभी इस प्रोसेस में इतनी ज़्यादा एंजाइम्स सेक्रेट हो जाते हैं कि ये खुद भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, राइट? क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। एंड दिस लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी डबे इन 1958। नाउ वी विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ लाइसोजाइम। अभी हमने समझा था लाइसोजाइम आर टाइनी सर्कुलर शेप्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइट, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं। इसलिए इनका पहला काम तो क्या होता है, राइट, लाइसोजाइम्स डाइजेस्ट लार्ज पार्टिकल्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस इंटरिंग द सेल। तो सेल में जो भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का कार्य किसका होता है, राइट, लाइसोसोम्स का होता है। साथ ही साथ सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, राइट, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या जो भी डेड सेल होती हैं उनको क्लीन करने का काम भी इनके द्वारा ही किया जाता है। तो लाइसोजाइम्स क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग इंट्रासेल्युलर सब्सटेंसेस एंड ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनेल्स। साथ ही साथ लाइसोजाइम्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है या वायरस है उनसे भी सेल की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। लाइसोजाइम्स सेक्रेट एंड स्टोर एंजाइम। तो डाइजेशन के लिए ये एंजाइम को सीक्रेट भी करते हैं, सेक्रेट भी करते हैं, साथ ही साथ उनको स्टोर भी करते हैं। साथ ही साथ लाइसोजाइम्स फीड ऑन डेड एंड ओल्ड सेल्स। लाइसोजाइम न्यूरिश द बॉडी इन केस ऑफ फास्टिंग और डिसीज। तो जब कोई व्यक्ति फास्टिंग पर होता है या जब किसी व्यक्ति को डिसीजेज हो जाती हैं तो लाइसोजाइम न्यूरिश या न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करते हैं, राइट। और चूंकि कई बार जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं या जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं या जो डेड सेल्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करते समय कई बार जो है लाइसोजाइम के जो बैग है वो फट जाता है और उससे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं, जिससे लाइसोजाइम खुद क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देयरफॉर लाइसोजाइम आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, साथ ही साथ इससे 11 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहली चीज तो ये होती क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, राइट, सिवसेज शेप्ड, राइट, ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। तो ये सभी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, राइट, साउसेज शेप्ड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो साइज है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली वेरी इन देयर साइज एंड फाउंड इन राउंड और ओवल शेप, राइट। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका साइज वेरी होता है, साथ ही साथ इसका जो शेप है वो ओवल भी हो सकता है और राउंड भी हो सकता है, राइट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। तो रेस्पिरेशन जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है। साथ ही साथ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स टेक्स प्लेस एट माइटोकॉन्ड्रिया। और जब फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। और एटीपी जो है स्टोर किए जाते हैं कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एक्टिव साइट्स ऑफ
सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट अल्टमैन इन 1890, बट देयर इज अ डिफरेंस हियर, अच्छे से समझना। अल्टमैन ने 1819 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर तो किया था, परंतु उन्होंने, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था। बाद में जाके देयर वाज अनदर साइंटिस्ट वेंडा, वेंडा ने इस ऑर्गेनेल को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अब फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको अभी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज फूड सब्सटेंसेस एंड रिलीज एनर्जी, राइट। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, अब हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर द एक्टिव साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द एक्टिव साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन द सेल। और जब रेस्पिरेशन होता है तो उससे ही फूड पार्टिकल्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे C6H12O6 प्लस का क्या होगा, 6O2 मिलेगा, राइट। तो इससे क्या बनता है, इससे एक तो 6H2O बनोगा, 6CO2 बनेगा, प्लस का एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो वो किस रूप में स्टोर होती है, ATP के रूप में स्टोर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द एक्टिव साइट ऑफ रेस्पिरेशन। आल्सो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन भी कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। when there is a oxidation of food particles, तो उससे ही एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और वह एनर्जी किस रूप में स्टोर हो जाती है, ATP के रूप में स्टोर हो जाती है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, राइट। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो सिंथेसाइजेस प्रोटीन, राइट। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म yolk ऑफ द एग एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, गोल्जी एपार्टस स्पर्म का अपर जो पोर्शन है वो फॉर्म करता है, तो वही माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म का मिडिल पार्ट को क्या करता है, फॉर्म करता है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो एग है उसका यूक को भी क्या करता है, फॉर्म करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर प्लास्टिड। देखिए जो एनिमल सेल है एंड प्लांट सेल है उसमें दो मेजर डिफरेंस हैं, सेल वॉल का और प्लास्टिड का। सेल वॉल इज अ सेल ऑर्गेनेल विच इज स्पेसिफिकली फाउंड इन प्लांट सेल। उसके साथ ही जो प्लास्टिड होता है ये भी किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल, और प्लास्टिड जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, राइट। जो कि जिनका कि जो शेप होता है वो ओवल होता है, स्पेरिकल होता है और सॉसर होता है, राइट। सॉसर शेप होता है इसका, ठीक है। तो प्लास्टिड आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, फाउंड ओनली इन जो प्लांट सेल है उनमें पाई जाते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं जिनका शेप ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, राइट, सॉसर होता है, राइट। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि पिगमेंट्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्जी एपार्टस है, ये नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइट, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये सारे के सारे क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, राइट। तो प्लास्टिड भी, प्लास्टिड्स आर लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि पिगमेंट को कंटेन करते हैं, केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं। इनका शेप ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ, राइट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट
राइट, एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहला क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल्स विच यूजुअली वेरी इन देयर शेप फ्रॉम अ डिस्क शेप टू स्फेरिकल, राइट, डिस्क्वाइड, ओवल एंड क्या हो जाएगा, रिबन हो जाएगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनका शेप वेरी होता है, डिस्क शेप से लेकर ये डिस्क मतलब सर्कुलर शेप से लेकर ये स्फेरिकल, ओवल या रिबन टाइप के होते हैं। साथ ही साथ ये पाए कहाँ जाते हैं, ये 3 मार्कर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, राइट। वेयर आर द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द सेल्स। तो देखिए, द क्लोरोप्लास्ट्स आर प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखें 3 मार्कर के लिए। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स which store chloroplast and कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट एवं कैरोटीनाइड जो पिगमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, राइट, ये फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो उससे जो लीव्स हैं वो लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएंगी और फोटोसिंथेसिस जो है नहीं हो पाएगा, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट होता है। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट के पहले हम यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, ल्यूकोप्लास्ट्स आर कलरलेस प्लास्टिड्स विच स्टोर न्यूट्रिएंट्स। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और ये प्लांट्स के उन पोर्शंस में पाए जाते हैं जहां पर सनरेज डायरेक्टली नहीं पहुंचती है, राइट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एमिलोप्लास्ट, जो एमिलोप्लास्ट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, राइट, जैसे स्टार्च इन पोटैटो हो जाएगा, स्टार्च इन पोटैटो हो जाएगा। फिर एलियूरोलोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। फिर इलियोप्लास्ट जो है वो किसको, ऑयल्स को एवं फैट्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फिर आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है, द क्रोमोप्लास्ट इंक्लूड फैट सोल्यूबल, राइट, पिगमेंट्स, राइट, जैसे क्या हो जाएगा, जेंथोफिल हो जाएगा, कैरोटीन हो जाएगा, और जो कि प्लांट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स कलर क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर तीनों चीज है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये फैट सॉल्यूबल, राइट, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जैसे जेंथोफिल, कैरोटीन, जो कि प्लांट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स कलर प्रदान करते हैं। जैसे जो जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल पिगमेंट प्रोवाइड्स येलो कलर। कैरोटीन जो है कैरेट को जो है कलर प्रदान करता है। उसी तरीके से और भी कई प्रकार के जो है क्रोमोप्लास्ट होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वेव कोल हो जाएगा। वेव कोल क्या होती है, वेव कोल्स आर मोस्टली डिफाइंड एज स्टोरेज बबल्स ऑफ इरेगुलर शेप विच आर फाउंड इन द सेल्स। तो जो वेक्यूल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के क्या होते हैं, स्टोरेज बबल्स होते हैं जो कि सेल्स में पाए जाते हैं। तो वेक्यूल्स आर मोस्टली डिफाइंड एज स्टोरेज बबल्स ऑफ इरेगुलर शेप विच आर फाउंड इन सेल, राइट। और जो वेक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, अर्थात वेक्यूल्स में क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो भरा हुआ होता है, राइट। तो जो वेक्यूल्स होते हैं उनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि एक मेम्ब्रेन से क्या होता है, इनक्लोज होता है। साथ ही साथ जो वेक्यूल्स हैं वो फूड और वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जो कि प्लांट सेल को सरवाइव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वेक्यूल जो है स्टोरेज बबल्स होते हैं। इसी वजह से वेक्यूल्स जो है हम सीधा याद रख सकते हैं, वेक्यूल स्टोर्स द फूड और अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट अ सेल माइट नीड टू सर्वाइव। इसके साथ ही ये बेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं।
इनका जो साइज है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है, डिफरेंट होता है, राइट। जो एनिमल सेल होती है उसमें वेक्यूल का जो साइज है वो छोटा होता है, वहीं प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज होता है। तो कंपेयर टू एनिमल सेल, प्लांट सेल्स हैव लार्जर क्या हो जाएगा, वेक्यूल्स हो जाएगा। अब फंक्शंस क्या होते हैं, तो हमें फंक्शंस को पता है कि ये फूड पार्टिकल्स को, राइट, फूड और वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, स्टोर्स करते हैं। तो वेक्यूल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वाटर बैलेंस इन एनिमल सेल्स। तो एक तो ये वाटर बैलेंस को एनिमल सेल में क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, वेक्यूल्स स्टोर्स द फूड और वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। थर्ड क्या हो जाएगा कि प्रोवाइड इन्फ्लेमेशन एंड रिजिडिटी। तो ये जो प्लांट सेल हैं उनको इन्फ्लेशन एंड रिजिडिटी भी क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा। अब यहाँ से सेंट्रोसोम है या माइक्रोबॉडीज है, ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं या ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो द सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल इज मेड अप ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, जिनको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहा जाता है। तो सेंट्रोसोम्स किससे मिलकर बनते हैं, सेंट्रियोल से मिलकर बनते हैं। तो द सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल इज मेड अप ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहा जाता है। और जो ईच सेंट्रियोल होता है वह 9 इक्वली शेप्ड पेरिफेरल फिब्रिल से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। तो ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 इक्वली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड द fibril right is a set of interlinked triplets, right। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो 9 इक्वली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, साथ ही साथ ट्रिपलेट से मिलकर बने हुए होते हैं। अब ये किस में पाए जाते हैं, ये केवल और केवल किस में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एंड सेंट्रोसोम वर डिस्कवर्ड बाय बोवेरी इन 1888। जो सेंट्रोसोम है उसका वर्क क्या होता है, तो देखिए सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन ही होता है। तो सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन। आल्सो सेंट्रोसोम फॉर्म्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर नोन एज सेंट्रियोल्स, या सेंट्रियोल से ही मिलकर सेंट्रोसोम बनते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइक्रोबॉडीज हो जाएगा। माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं, माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेस्कुलर ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्लांट एंड एनिमल दोनों ही सेल में पाए जाते हैं। तो माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेस्कुलर ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये एंजाइम एवं प्रोटीन को भी क्या करते हैं, कैरी करते हैं और कंटेन करते हैं। तो माइक्रोबॉडीज कंटेन वेरियस एंजाइम एंड प्रोटीन्स एंड कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली अंडर द इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो दे पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो माइक्रोबॉडीज भी सेल डिवीजन के समय ही क्या करते हैं, जो है रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड वेरियस ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, राइट। तो यहाँ पर हमने डायग्राम से भी समझ लिया है, ये सेल डायग्राम हो जाएगा, राइट। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था, राइट। जो सेंटर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो न्यूक्लियस एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड जेली लाइट लिक्विड पाया जाता है उसको ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, देन राइबोसोम को जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइसोसोम जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का बैग होता है, जो कि जो सेल होती है उसमें जो भी हार्मफुल या बेस्ट मटेरियल होता है उसको क्लीन करता है। फिर गोल्जी एपार्टस ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल हो जाएगा, वेक्यूल हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोबॉडीज हो जाएगा, साथ ही साथ ये सेंट्रोसोम हो जाएगा, ये प्लास्टिड हो जाएंगे। तो इस तरीके से
ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगी। इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। In the upcoming lecture we will study the nucleus of the cell। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होता है, राइट। तो यहाँ से जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन है उसमें कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिगार्डिंग क्रोमोसोम हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, ठीक है। फिर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हो जाएगा, तो वो पूरा का पूरा हमको एक लेक्चर में समझना पड़ेगा। सो इन द अपकमिंग लेक्चर, राइट, इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल स्टडी न्यूक्लियस ऑफ द सेल, राइट। टिल देन, थैंक यू।